जो ट्रंप का टैरिफ अटैक ग्लोबल मार्केट झेल रहे हैं, उससे अब उबरने की कोशिश कर रहे हैं हम। हमारी मार्केट तो खैर अब तक ये कहना ठीक होगा कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। कल जितना चले थे उससे आधा गिरे। निफ्टी अब से डे हाई पर आने की वापस तैयारी करता हुआ 23,260 पर। बैंक निफ्टी ग्रीन में है। हाँ, निफ्टी आईटी पर ज़रूर इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि वो एक सेक्टर था जिसका एक सीधा साधा रिश्ता यूएस में जो होता है उससे लेकर है। मिड कैप में थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन वो भी डेलो से थोड़ा अब रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। हमारे साथ अब फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और एमडी देवीना मेहरा जुड़ी हैं, जो शायद इस टॉपिक को सबसे बखूबी समझा सकेंगी। देवीना मैम, गुड मॉर्निंग। तो ट्रम्प साहब ने लगा दिया टैरिफ, और जितना सोचा था, मैं पढ़ रहा था, बहुत लोगों ने कहा कि वर्स देन द वर्स्ट एक्सपेक्टेशन। क्या इम्पैक्ट होगा इसका एक ग्लोबल मैक्रो पर? क्या यूएस में रिसेशन आएगा, स्टैगफ्लेशन आएगा? क्या उसका इम्पैक्ट ग्लोबल इक्विटीज पर पड़ेगा? गुड मॉर्निंग अनुज। तो मुझे तो वो याद आया थोड़ा हसरत जयपुरी का, जो इब्तदाई इश्क के लिए उन्होंने कहा था, ये तो है इब्तदाई टैरिफ ने सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे। तो अब ये तो उन्होंने पहला पासा फेंका है एक तरह से। तो ये अंत तो नहीं है, ये तो शुरुआत है कि अब यहाँ से शुरू होंगे नेगोशिएशंस, और सारी दुनिया के देशों से क्या होगा। और जिस तरह से उन्होंने टैरिफ लगाए हैं उसमें भी कोई विशेष सोचा समझा सा नहीं लग रहा है। जैसे अ, उन्होंने बहुत सारी चीजें उसमें सब्जेक्टिव भी डाल दी हैं कि आप कितना करेंसी प्रोटेक्शन कर रहे हो। कहीं पे जैसे भारत के केस में जीएसटी भी डाला हुआ है। अब जीएसटी तो खाली इंपोर्ट्स पे लग नहीं रहा है, सभी चीजों पे लगता है। और तो इस तरह की चीजें उन्होंने बहुत सारी डाली हुई हैं। और कई जगह तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ट्रेड डेफिसिट को लेकर उसके बेसिस पर टैरिफ लगा दिए हैं। अब कोई छोटा सा देश कुछ निर्यात कर रहा है अमेरिका को, तो जरूरी नहीं कि वो अमेरिका से उतना कुछ खरीद सकता हो। और आप भारत का भी देखें तो भारत का पर कैपिटा अमेरिका के पर कैपिटा का 3% है। अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी पे भी देखें तो 10% के लगभग है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि भारत का उपभोक्ता वो सब नहीं खरीद सकता जो अमेरिका बना रहा है उस तादाद में। ये तो एक बात हुई, लेकिन हम लोग तो खैर देख रहे थे कि हाँ, भारत पर कितना टैरिफ लगता है। लेकिन आप कोई भी व्यापार का अगर आप फंडामेंटल देखें तो वो रिलेटिव एडवांटेज या डिसएडवांटेज की बात करता है, कि ये नहीं कि आप कोई चीज कितने पे बना रहे हैं या खरीद रहे हैं, पर जो आपके साथ जो आपके प्रतियोगी हैं उनकी क्या स्थिति है। तो अब ये जो ट्रम्प के टैरिफ में मुझे जो अच्छी बात भारत के लिहाज से नजर आई कि बाकी जितने भी देश, जैसे कि अगर आप गारमेंट वगैरह में देखें तो वियतनाम, बांग्लादेश वगैरह पे ज्यादा टैरिफ लगाया है भारत से। और अधिकतर सभी देशों पे जो भारत के 26% से ज्यादा लगाया है। तो छोटे छोटे देश जहाँ पर 2000 का पॉपुलेशन है, अंटार्कटिका का एक द्वीप है जहाँ पर पॉपुलेशन है ही नहीं, वहां भी लगा दिया है टैरिफ। तो और बाकी कोरिया, जापान वगैरह भारत के आसपास हैं। बाकी अधिकतर एशियाई देश भारत से ज्यादा ही टैरिफ की मार झेलेंगे। तो कुल मिला के जो भारतीय कंपनियां ऐसा कुछ बनाती हैं जो सीधा सीधा अमेरिकी कंपनी बना सकती है, वहां पर ये टैरिफ एक तरह से बाधा का काम करेगा। लेकिन जहां वो नहीं है, जहां भारत का प्रतियोगी अमेरिका नहीं है, कोई और देश है, तो वहां हम लोग का कोई बहुत विशेष नुकसान इस राउंड में तो नहीं हुआ। पर ये तो जैसे गेम थ्योरी की तरह है कि सब लोग क्या करेंगे, हर देश की क्या रणनीति रहेगी, क्या करेंगे वो लोग टैरिफ में। हो सकता है अपनी मुद्रा या करेंसी का वो कुछ उसको डिप्रिशिएट करें। तो अभी तो बहुत कुछ बाकी है, लेकिन जहां तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था का सवाल है, ये तो उसके लिए अच्छा नहीं है। मुद्रास्फीति की दर भी बढ़ेगी और ग्रोथ पर भी प्रश्न चिन्ह लगेगा। तो ये और ऑफ कोर्स जहां तक जनरल नागरिक का सवाल है, वहां पर आपकी अनसर्टेनिटी बढ़ती है। मालूम नहीं आगे क्या होगा, तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी घटता है, और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस पहले से ही घट रहा था। तो ये सब चीज अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है। अमेरिका के लिए भी एक अमेरिका के लिए कहा जाता था कि सॉफ्ट पावर है, कि लोगों को विश्वास है अमेरिकी संस्थाओं या इंस्टीट्यूशंस पे। एक तरह की जो स्वतंत्रता वहां पर रही है,
उसके कारण दुनिया भर से जो सबसे ब्राइट लोग थे, वो लोग अमेरिका एक तरह से खिंचते चले गए हैं और दशकों में, तो वो सब चीज़ वो उस पर कोई इस तरह का नुकसान होगा कि अमेरिका और उसके साथ अमेरिकी डॉलर भी कुछ हद तक जुड़ा हुआ है कि वो दुनिया की रिजर्व करेंसी रही है। वो सब चीज़ों पर क्या इम्पैक्ट होगा, अच्छा तो नहीं है, ये तो सीधा ही नज़र आ रहा है। अब कहाँ तक वहाँ पर अ, क्षय होता है वो देखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आज जैसे फॉर एग्जांपल आईटी और फार्मा में हमने काफ़ी डिफरेंट मूव्स देखे हैं, हालांकि पिछले 3-4 दिन से भी मूव चल रहे थे। आईटी में बड़ी गिरावट, फार्मा में थोड़ी सी रैली। क्या ये एक ठीक ट्रेंड रहेगा यहाँ से फोकस करने के लिए? अभी तो उन्होंने बोला है फार्मा पे फिर से देखेंगे, अब फार्मा पे हो सकता है कुछ करें भी, तो अभी तो कह नहीं सकते कि उसमें क्या होगा, पर वही मैंने कहा कि अ, ऐसी अमेरिकी कंपनियां हों जो उससे कम दाम पे बना सकती हों, तब तो सीधा-सीधा इम्पैक्ट होता है। आईटी सर्विसेज़ ने अगर आप दशकों में देखें तो बहुत कुछ उतार-चढ़ाव देखे हैं और अब अगर हम आईटी इंडिया में भी आईटी को देखें तो लगभग 50% जो आईटी का कंट्रीब्यूशन है वो आता है जीसीसी जो बोलते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। मतलब जो राष्ट्रीय कंपनीज़ हैं उन्होंने अपना यहाँ पर सेंटर शुरू किया हुआ है और उसमें अधिकतर अमेरिकी कंपनीज़ हैं। तो अभी लगभग नॉस्कैम के डेटा से लगभग 50% वहाँ से है, तो ऐसा भी नहीं है कि खाली इंडियन आईटी सर्विसेज़ ही सर्विसेज़ एक्सपोर्ट कर रही हूँ। अमेरिकी कंपनियाँ भी यहाँ पर आउटसोर्स करती हैं। दूसरा ज़्यादातर इंडियन आईटी कंपनीज़ ने अपने कैपेबिलिटी सेंटर और जगह भी बनाए हैं, अब उनके लगभग आधे लोग भारत के बाहर रहते हैं। बहुत तरह के उतार-चढ़ाव, बहुत तरह का डिसरप्शन उन्होंने देखा है और हर बार उससे अडॉप्ट करके आगे बढ़े हैं। तो वो तो मेरे ख़्याल से सीधा वहाँ पर खतरा नहीं है, खतरा तो वो होगा कि जब अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बहुत गिरावट आई, तो उसके कारण जो आपके डिमांड में फ़र्क पड़े, वो एक चीज़ देखने वाली है। ओके, देवेंद्र मैम नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। कुल मिला के आपने यूएस की अर्थव्यवस्था, आपने फार्मा और आईटी पे सब पे टिप्पणी कर दी। इस इवेंट का, इस डेवलपमेंट का इम्पैक्ट भी आपने समझाया। पर जहाँ तक प्राइस वाइज अगर आप मार्केट के बिहेवियर को देखें तो आज भी रिजिलियंस, स्ट्रेंथ अगेंस्ट ऑल कोलैप्सेस वो दिखा रहे हैं बैंक्स एंड एनबीएफसीज। आपके बात करते करते निफ्टी बैंक इज अ डे हाई। ये सिर्फ मैं उदाहरण के तौर पे पेश कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि अर्निंग सीजन बहुत नज़दीक खड़ा है और मात्र 10 दिन का अंतराल बाकी है, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आपका किस स्पेस पे है इस वक्त, इस प्राइस पे? अभी अभी हम लोग अपना रीबैलेंस शुरू करने वाले हैं 2-4 दिन में। हम लोग हर तिमाही पर रीबैलेंस करते हैं। तो अभी इतना साफ तरीके से मैं नहीं बोल सकती कि अभी हम लोग इस बार क्या-क्या बदलाव करेंगे। कि वो हम लोग पहले देखते हैं कि सिस्टम में क्या ऊपर आता है, उसके बाद उस पर शास्त्रार्थ करते हैं कि उसमें से कौन-सा खरीदना है, कौन-सा नहीं खरीदना है, लेकिन अभी वो किया नहीं है। जहाँ तक बैंक और एनबीएफसीज़ का सवाल है, हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत लंबा समय हो गया उनको अंडर परफ़ॉर्म करते हुए। अगर आप कैलेंडर ईयर से देखें या फाइनेंशियल ईयर से देखें, तो पिछले 5 सालों में मतलब 2020, 21, 22, 23, 24 ये 5 सालों में खाली 2022 में बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया निफ्टी को, बाकी चारों साल में अंडर परफॉर्म किया। अब इस कैलेंडर ईयर में वो आपको आउट परफॉर्मेंस नज़र आ रही है, तो हाँ, वो ज़रूर देख रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादातर उस सेक्टर में हम लोग अंडरवेट होते हैं। पिछले रीबैलेंस में कुछ और बैंक्स खरीदे तो थे, एक आध एनबीएफसी भी खरीदी थी, पर अब एक बार फिर उस पर विचार-विमर्श चल रहा है कि क्या उसमें और बढ़ोतरी करनी चाहिए क्योंकि जैसा मैंने बोला अभी भी अंडरवेट है। ओके, ये बैंक्स पे आपका टेक है मैम। और एक दो अगर आप इंडिविजुअल पॉकेट्स को देखें देवेंद्र मैम कि पिछले एक महीने की डेवलपमेंट में क्या हुआ, लुक एट डिफेंस अगेन, स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है स्पेस में। आई मीन इंडिया का एक्सपोर्ट, इंडिया का अगर आप देखें लोकल एक्विजिशन, और स्पेशली इन कंपनियों के पास बहुत सारा मेंटेनेंस वर्क है मैम, फॉर इंस्टेंस एचएल। और एक और बात, इस बार
राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में थोड़ा सा अगर आप देखें यूएस और यूरोप के बीच में जो तल्खियाँ बढ़ गई हैं, यूरोप ने जिस तरीके से अपने सेल्फ आई थिंक प्रोडक्शन पे फोकस किया है, अपने अगर आप पिछले 2 महीने के स्टेटमेंट्स को देखें जो भी आ रहे हैं यूरोप से, चाहे वो फ्रांस हो चाहे वो जर्मनी से, आपका डिफेंस पे ग्रेजुअली व्यू क्या बन रहा है? क्योंकि प्राइस डैमेज लास्ट जून से लेकर अब तक हुआ भी काफ़ी सीवियर था। हाँ, लगभग इस समय से हम लोग के पास डिफेंस स्टॉक्स है भी नहीं, उसके पहले थे। लेकिन जैसा आपने बोला जून से आई थिंक तब से तो हमारे पास डिफेंस स्टॉक्स है नहीं। अभी जैसा मैंने कहा अब रीबैलेंस होगा तो एक बार फिर से देखेंगे। डिफेंस में मैं बताऊँ मेरे दिमाग में जो सबसे बड़ी एक तरह से रिस्क रहता है डिफेंस स्टॉक से जिसके बारे में मैंने लिखा भी था अपने एक कॉलम में कि कोई टाइम था जब सरकार या किसी सरकारी संस्था को सप्लाई करना वो एक रिस्क माना जाता था कि अगर आप बहुत सारा बेच रहे हैं या तो सरकार को या सरकार से रिलेटेड चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो या रेलवे हो या अ, ये इंफ्रास्ट्रक्चर या रोड वाले संस्थान हो तो सबसे बड़ा खतरा सरकार से पैसा निकालने का रहता है। वो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह हमेशा रहता है कि आपको पैसा मिलेगा, कब मिलेगा, पूरा मिलेगा, आपका मार्जिन ही फँसा रह जाएगा। ये जो जिन्होंने बहुत सारी साइकिल देखी हैं, उनको मालूम है कि सरकार को सप्लाई करने के क्या खतरे हैं और डिफेंस में भी मैं एक पुराने ग्रुप से बात कर रही थी कि आप मतलब वो बात कर रहे थे डिफेंस की, वो पहले से ही सप्लाई करते रहे हैं। मैंने कहा लेकिन पेमेंट बोल रहे हैं, हाँ, वो तो प्रॉब्लम होता ही है। तो अब ये एक चीज़ है जिस पे अक्सर बाज़ार में जो नए लोग आए हैं वो खाली ऑर्डर बुक देखते हैं, वो नहीं देखते कि उसके बाद क्या होता है। और अ, मतलब खून-पसीना लोगों का निकल जाता है सरकार से पैसा निकालने में और बहुत सारे ऐसे भी प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें ओवररन हो जाता है और ओवररन का पैसा नहीं मिलता। आखिरी का जो पैसा रखा रहता है कि ये प्रोजेक्ट चलने के बाद मिलेगा, वो नहीं मिलता। तो बहुत तरह की चीज़ें होती हैं पर जैसा मैंने कहा अभी रीबैलेंस का टाइम है तो एक बार फिर देखेंगे इन स्टॉक्स को। ओके, तो अरे एक पॉसिबली आपसे फिर आखिरी सवाल, एफआई फ्लोज यहाँ से किस डायरेक्शन में जाएंगे? क्या एक थ्योरी ये बनेगी कि अगर यूएस में इतना बड़ा रिसेशन आएगा तो पैसा वहाँ से निकलेगा और शायद उन मार्केट में जाए जो थोड़ी सी सेल्फ सफिशिएंट है, जैसे भारत जैसी मार्केट? क्या उस थ्योरी में दम है? देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो है कि यूएस ने बहुत लंबे समय से आउट परफ़ॉर्म किया है और 10-12 साल हो गए हैं, तो हम तो वैसे ही देख रहे थे कि यूएस का आउट परफ़ॉर्मेंस कभी न कभी तो खत्म होगा और ट्रम्प सरकार के आने से वो शायद जो अवधि है वो कम हो गई है। तो पिछले रीबैलेंस में ही हमने यूएस को कुछ अंडरवेट किया था, थोड़ा फिक्स्ड इनकम बढ़ाया था, थोड़ा यूरोप बढ़ाया था, चाइना में ओवरवेट है, भारत पर भी थोड़ा ओवरवेट है, तो ये तो हमारा जो मनस्थिति बनी या सोच विचार बना लेकिन जहाँ तक ये एफआईआई क्या करेंगे इस पर सच बोलूँ तो मैं अपना दिमाग लगाती नहीं हूँ क्योंकि जैसा मैंने आपके चैनल पर पहले भी बोला है कि आप लंबे समय के आंकड़े देखें तो एफआईआई के खरीदने से बाजार चलता नहीं है और एफआईआई के बेचने से बाजार गिरता नहीं है। वो तब भी सच था जब भारत में इतने ना म्यूचुअल फंड थे, ना इतने रिटेल इन्वेस्टर थे। तो आपको सोचना चाहिए कि आप क्या करेंगे अगर आप निवेशक हैं। ये सोचना और अटकलबाज़ी करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि कोई और निवेशक जैसे कि एफआईआई क्या करेगा। तो ये मेरा मतलब आंकड़े पे आधारित मेरी अपनी धारणा है। विदीना मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई और आज अपने सभी सेक्टर्स पे और इस घटनाक्रम पर अपना व्यू रखा। मैम बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।